और ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 34 सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसीलिए सिंधिया जातिगत समीकरणों को साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में विभिन्न जातियों के सम्मेलन में शामिल होकर उन्हें लुभाने की कोशिश भी कर रही है। सिंधिया के इस कदम पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। सिंधिया के जातिगत समीकरण साधने पर सियासत भी शुरू हो गई है। आखिरकार सिंधिया को क्यों पड़ी जातिगत सामाजिक और जातिगत सम्मेलन की जरूरत, देखिए हमारी रिपोर्ट। सभी जातियों को साधने में जुटे महाराज, क्यों पड़ी जातिगत सम्मेलन की जरूरत? क्यों समाजों के सम्मेलन में हो रहे शामिल? अशोकनगर में कोरी और जैन समाज की सभा में हुए शामिल। केवट कश्यप निषाद वैश्य और जैन समाज सभा। ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सियासी जमीन को और मजबूत बनाने की जोर आजमाइश में लगे हैं। सिंधिया 2018 में जब कांग्रेस में थे उस वक्त तक ग्वालियर चंबल अंचल की 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में है तो उनके सामने 2023 का चुनाव है। लिहाजा सिंधिया अपने गढ़ को बचाने और अपने सियासी वजूद को कायम रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ग्वालियर चंबल के विभिन्न जिलों में हर तबके के बीच पहुंचकर उन्हें अपने साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेस सिंधिया की इस कदम पर नजर बनाए हुए है। सिंधिया की जातिगत सम्मेलन में जाने पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया हर वर्ग को धोखा दे चुके हैं, इसलिए जनता अब उनके साथ आने वाली नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। देखिए, सिंधिया जी का किससे क्या रिश्ता था ये अब पूरे क्षेत्र के लोग जान गए हैं। चूँकि 23 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हर नेता अपने अपने हिसाब से प्रयास करता है। अब रिश्ते अगर वो मानते, रिश्ते अगर वो समझते, तो मैं समझता हूँ किस वर्ग का नेता ऐसा बचा है जिसका नुकसान उन्होंने नहीं किया हो, जिसको परेशान हो, जो उनके साथ नहीं गया, उनकी बात नहीं मानी, वो नंबर 1 का उनका दुश्मन। ये सब वर्ग जान चुके हैं कि ये कितने स्वार्थी हैं, इसके मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता इस बार कांग्रेस के साथ जा रही है। आपने प्रियंका गांधी की रैली देखी और ये पूरा क्षेत्र का ट्रेंड अब बदल चुका है। सिंधिया अब तक रजक समाज, ब्राह्मण, गुर्जर, पंजाबी, सिंधी समेत प्रजापति, वाल्मीकि, कुशवाहा और खटीक समाज के सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं और उन्हें अपना बनाने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में विभिन्न समाजों के सम्मेलनों में शिरकत कर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन सम्मेलनों के बाद शुरू हुई सियासत पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी ने कहा, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास चाहते हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि इन सम्मेलनों को जातिगत चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का काम नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर चलती है। देखिए, सभी समाजों को अपने अपने इतिहास पर गर्व है और गर्व के साथ अगर समाज के द्वारा कोई सम्मेलन किया जाता है, एकत्रित होते हैं, अपने इतिहास को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने गौरवशाली पलों को याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो सौभाग्य का विषय है जिसमें सिंधिया जी भी शामिल हो रहे हैं, पार्टी के कई लोग शामिल हो रहे हैं। पर पार्टी से ज़्यादा अगर आप इतर होकर देखेंगे तो समाज एकत्रित हो रहा है। इधर कांग्रेस के सवालों का सिंधिया ने भी करारा जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने हर जाति वर्ग को अपना पारिवारिक हिस्सा बताया है। देखिए, भारत एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ता में समाहित हर एक फूल को एकत्रित करना, उन्हें शक्ति प्रदान करना एक जनसेवक का दायित्व होता है। मेरा सौभाग्य है कि सामाजिक सम्मेलन के द्वारा ऐसे ऐसे हस्तियों से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है जिनसे स्वयं मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है और यही ग्वालियर चंबल संभाग की विशेषता है। अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और यही प्रधानमंत्री जी की सोच है जब कहते हैं
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिंधिया नई पार्टी में खुद को स्थापित करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया का तबादला है और सिंधिया इसे कायम रखना चाहते हैं। इसके साथ ही सिंधिया बीजेपी में खुद की उपयोगिता भी स्थापित करना चाहते हैं। यह सम्मेलन उसी सियासी रस्साकसी का हिस्सा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस कवायद को नई पार्टी में नई जमावट के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग में हुए बाईपोल्स या लोकल बॉडी के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिल पाई जितनी कि ज्योतिरादित्य के आने के बाद मिलनी चाहिए थी। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सिंधिया इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने और अपनी नई पार्टी यानी बीजेपी में अपने आप को लाभकारी साबित करने के लिए ये कवायद कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीट पर इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पर लगी है। इसलिए सिंधिया हर जाति वर्ग से अपना पारिवारिक और आत्मीय रिश्ता बताकर उनसे भावनात्मक जुड़ाव करने में जुटे हैं। हालांकि सिंधिया का यह प्रयास आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना सफल होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्वालियर से BSTV के लिए प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। और इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों की सियासत अब परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस भी अब धार्मिक यात्राओं के सहारे अपनी छवि को चमकाने की तैयारी में है, तो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखने के जवाब में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धर्म रक्षा यात्रा निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस का काउंटर एक्शन प्लान तैयार। बीजेपी की पिच, मैदान में कांग्रेस। एमपी कांग्रेस के ताबड़तोड़ धार्मिक आयोजन। मां नर्मदा की कृपा, बागेश्वर सरकार से सजेगा दरबार। सियासत में तस्वीरें वक्त के हिसाब से तेजी से बदलती हैं और एमपी में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। कांग्रेस के दफ्तरों में रुद्राभिषेक यज्ञ होने जा रहा है। नर्मदा मैया की सेवा के लिए कांग्रेस नर्मदा सेना बना रही है। इसके साथ ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार का दरबार सजने जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के तत्वाधान में माननीय श्री कमलनाथ जी के संरक्षकत्व में पूरे प्रदेश में 52 जिलों में श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ में कावड़ यात्रा, शिव पुराण की कथा, रुद्री निर्माण, ये सब आयोजन हो रहे हैं। खासकर नादिया घाट जबलपुर में पूरे 24 घंटे अखंड रुद्राभिषेक माननीय कमलनाथ जी के संरक्षण में हो रहा है, जिसमें 8 ब्राह्मण प्रतिदिन 52 रुद्री पाठ करते हैं और ये अनुष्ठानात्मक आयोजन लोक कल्याण की कामना से किया जा रहा है। तो ये जो व्यापार का, आय का साधन ज्योतिर्लिंग मंदिरों को बना दिया गया भाजपा सरकार के द्वारा, वो बहुत ही प्रदेश के लिए शर्मनाक और उनका ये कृत्य निंदनीय है। उन्हें ये शीघ्र शुल्क हटाने चाहिए। हालांकि हमारे माननीय श्री कमलनाथ जी और भी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनने ये वचन दे दिया है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित ही दर्शन शुल्क हटाए जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस पूरे सावन में ताबड़तोड़ धार्मिक आयोजन की तैयारी कर रही है। चुनाव के पास आते ही कांग्रेस उसी पथ पर चलती नजर आ रही है जो बीजेपी का हमेशा से रहा है। कांग्रेस के इस बदले मिजाज पर अब जब सवाल उठने लगे हैं तो कांग्रेस कुछ यूं जवाब देती है। देखिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू हैं।
अगर धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए या धर्म के नाम पर राजनीति की जाए, वो भाजपा करती है। हम धर्म पर राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सारे धर्म समान हैं। हम हर वर्ग का, हर धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित है। कभी वो जाति में बांटती है, कभी वर्ग भेद में बांटती है, कभी धर्म में बांटती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का खुद का एजेंडा है। लेकिन कांग्रेस तो सबकी है, देश की पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी, देश की आज़ादी में जिसने हिस्सा लिया ये वो कांग्रेस है। तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों की कांग्रेस है। इसीलिए हमारे जो संगठन, जो हमारा अलायंस बना है, उसका नाम इंडिया इसीलिए रखा गया है कि वो इंडिया पर पहचान इसकी है और इससे पहचान इंडिया की है। जाहिर है कि जिस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, अब कांग्रेस उस मुद्दे को खत्म ही कर देना चाहती है। कहीं न कहीं वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी गतिविधियां भी कांग्रेस बदलती नजर आ रही है। इधर राम मंदिर और महाकाल लोक जैसे उपलब्धियों के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही बीजेपी को कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व धोखा नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है वो तय नहीं कर पा रही करना क्या है। कांग्रेस जब पीसीसी को भगवा ध्वज से सजाती है तो अल्पसंख्यक वर्ग चेतावनी देता है कि हम भी ईद पर हरे रंग से सजाएंगे, विशेष नमाज की और बकरे की कुर्बानी की अनुमति मांगता है, तो उस दिन पीसीसी ताला बंद करके सारे नेता गायब हो जाते हैं और पीसीसी का उस दिन ताला ही नहीं खुलता है। अब ये कह रहे रुद्राभिषेक करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, तो तय कर लें। फिर वहाँ रमजान माह भी मनेगा, रोजे भी होंगे, तमाम आयोजन भी होंगे, तो फिर पीसीसी पे ताला लगाना क्या करना तय कर लें। उनके अल्पसंख्यक नेताओं के विचार सुन लें। अजीज कुरैशी की वहाँ बैठक हुई थी, क्या हुआ था, तो कांग्रेस तय नहीं कर पा रही उसे करना है। चुनावी साल में मुद्दे से मुद्दे को काटने की रणनीति कई बार कारगर साबित होती रही है। कांग्रेस इन प्रयासों से यही करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सालों से हिंदुत्व बीजेपी की पिच रही है। जाहिर है इस बार हिंदुत्व की पिच पर दोनों टीमें अपने आप को बेहतर बल्लेबाज साबित करने की कोशिश जरूर करेंगी। 2018 में दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी ने भी 2023 का शंखनाद जबलपुर से नर्मदा पूजा अर्चना से किया था। ऐसे में साफ है कि 2023 के रण में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश ली है। बीएसटीवी के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी रंग अब चढ़ गया है, जहां सरकार ने सभी विभागों में कार्यरत संविदा और अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगवाई है। जहां सरकार के इस आदेश से सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं कर्मचारियों को उम्मीद भी अब जगती हुई यहां देखी जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान में भी कर्मचारी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में आंदोलनरत हैं। इसी बीच संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे एक बार फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की आस जग गई है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और सभी विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। विभागों को 1 सप्ताह के भीतर यह जानकारी देनी होगी। सरकार के इस कदम पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था, सरकार बनते ही दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी को रेगुलर कर देंगे, लेकिन अब सरकार किंतु परंतु लगाने में लगी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को एक लाइन में आदेश पारित करना चाहिए, ताकि जितने भी दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी वे सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। जब आपने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा कि दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारियों को हमारी सरकार बनते रेगुलर कर देंगे, तो ये बट लगाने की जरूरत क्या है? आप तो हर चीज में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार से हमें इतना पैसा इसमें मिलता है, केंद्र सरकार कहेगी तो हम कर देंगे। आपने अपने घोषणा पत्र में तो ये नहीं लिखा था कहीं से। आपने तो ये कहा ना कि जो भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उसको रेगुलाइज करेगी ये सरकार। ये सरकार सिर्फ जुमलाबाजी कर रही है, कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है। एक लाइन का आदेश पारित करना चाहिए कि जितने भी दैनिक वेतन कर्मचारी हैं और संविदा कर्मचारी आज से वो सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे।
यह आदेश होता है, ये गुमराह करने वाला आदेश वो लोग सब समझ रहे हैं। लंबे समय से नियमितीकरण की राह देख रहे कर्मचारी एक और आंदोलन में डटे हुए हैं। बीजेपी धरना प्रदर्शन स्थल में जाकर कर्मचारियों को अपना समर्थन दे रही है और सरकार बनने के बाद नियमित करने का वादा भी करती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, जहां कांग्रेस मीडिया संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी संविदा कर्मचारियों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रही है। 15 सालों तक खुद बीजेपी सरकार ने संविदा में नियुक्ति की, लेकिन हमारी सरकार कर्मचारियों के हित में संवेदनशीलता पूर्वक विचार कर रही है। कर्मचारियों के हित में अच्छा फैसला आएगा। राजेश मूणत को तो इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। 15 साल तक खुद तो खूब भ्रष्टाचार किए और युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी के तौर बंद कर दिए। संविदा कर्मी के रूप में अनियमित कर्मचारियों में भर्तियां की गई। प्रदेश को पहला शिक्षक 18 साल बाद मिला। 18 साल तक ये शिक्षा कर्मी की भर्ती करते थे। अब जब विपक्ष में है तो संविदा कर्मचारियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा है। हमारी सरकार संवेदनशीलता पूर्वक विचार कर रही है, निश्चित तौर पर संविदा कर्मचारियों के हित में बेहतर फैसला है। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जुबानी जंग जारी है, मगर कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि महज कयास ही लगाए जा रहे हैं या सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है। रायपुर से शिखर देवांगन की रिपोर्ट। और इधर चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टी दावेदारी मजबूत करने के लिए जुटी हुई हैं। जहां बीजेपी ने अलग अलग समितियों का गठन कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। 90 विधानसभा सीटों का समीकरण बनाने के लिए कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। इसके साथ ही एससी सीटों पर कांग्रेस बड़ा फोकस करने जा रही है। कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं, जहां सभी जिलों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के एससी सीटों पर फोकस करेंगे। एससी वर्ग को साधने में कौन होगा सफल? किसको मिलेगा एससी वर्ग का साथ? 10 सीटों में किसका समीकरण बैठेगा फिट? छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग के लिए विधानसभा की 10 सीटें आरक्षित हैं। इन 10 सीटों में फिलहाल कांग्रेस का 7 सीटों पर कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से दोनों ही प्रमुख दल आरक्षित सीटों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे कांग्रेस एससी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ ही सभी जिलों के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, जहां एससी आरक्षित सीटों पर कैसे काम किया जाए इसे लेकर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस के एससी सीटों पर फोकस को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने कहा कि सरकार ने एससी वर्ग को छला है, धोखा दिया है, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार अन्याय हुए हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश का अनुसूचित जाति वर्ग कांग्रेस के खिलाफ है और आने वाले समय में एससी वर्ग कांग्रेस को सबक सिखाएगा। वर्ग को छला है, धोखा दिया है, उनके साथ बहुत सारी ऐसे अत्याचार अन्याय हुआ है जिस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकार का भी हनन हुआ है। उनके जो सुख सुविधाएं हैं उनको शासन मुहैया कराना था वो भी नहीं करा पाया है। एक तरह से ठगने का काम किया है और छत्तीसगढ़ की जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो कांग्रेस के खिलाफ हो गया है और इसका आक्रोश आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो कांग्रेस के विपरीत आने वाला समय में चुनाव में काम करेगा। छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग के लिए आरक्षित है 10 सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत की थी दर्ज। बीजेपी को 2018 में सिर्फ 2 सीटों पर मिली थी सफलता। 2013 में कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर होना पड़ा था संतुष्ट। बीजेपी के खाते में 2013 में थी एससी आरक्षित 8 सीटें।
कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जिसमें प्रदेश के 10 एससी सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। जबकि 2013 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एससी सीटों में कांग्रेस को कोई बड़ा लाभ नहीं मिला है। 2013 में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को एकमात्र सीट में जीत मिली थी। इसलिए 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस 55+ का टारगेट रखी हुई है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश की 10 एससी सीट बहुत मायने रखती है। इन्हीं सीटों को साधने की कवायद कांग्रेस लगातार कर रही है, जिससे एससी वर्ग का भरोसा कांग्रेस पर बना रहे। हालांकि जिस तरह से बीजेपी का बयान सामने आया है, उसे लेकर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के बीजेपी शासन के दौरान एससी वर्ग के साथ अन्याय हुआ था। एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती करने का काम पूर्ववर्ती रमन सरकार ने किया था। उस दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए, जिसे निरस्त करने का काम भूपेश सरकार ने किया है। भूपेश बघेल की सरकार ने एससी वर्ग का आरक्षण बनाने का काम किया है, जिसे षड्यंत्र करके राजभवन में रुकवाया गया है। बीजेपी हमेशा से ही आरक्षित वर्ग की विरोधी रही। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान एससी वर्ग के साथ अन्याय हुआ था। एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती करने का काम पूर्ववर्ती रमन सरकार ने किया था। एससी वर्ग के युवाओं के नौकरी के अधिकार को छीनने के लिए उस दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिसको निरस्त करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण में वृद्धि किया है, जिसे भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र कर राजभवन रुकवाया है। भाजपा हमेशा से आरक्षित वर्ग की विरोधी है, ना तो एसटी के साथ है, ना वो एससी के साथ है, ना ओबीसी वर्ग के साथ है। भाजपा हमेशा आरक्षण के खिलाफ बात करती है, आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय करती है। प्रदेश में चुनाव नजदीक है, इस लिहाज से दोनों ही प्रमुख पार्टियां सभी वर्गों को साधने में लगी हैं। प्रदेश में एससी वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर भी कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी फोकस कर रही है। कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर ज्यादा से ज्यादा जीत दर्ज हो सके, लेकिन जिस तरह की रणनीति तय की जा रही है, हालांकि अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि पार्टी की रणनीति एससी वर्ग के करवट बैठती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट BST। और फिलहाल खास पेशकश 23 के तलज़्म में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।